दोस्तों, प्राचीन काल से ही हर देश एक दूसरे देश से आगे निकलना चाहता था, जिसके लिए वे नए नए तरीके अपनाते थे। चाहे वो तरीके युद्ध से होकर गुजरते हों या फिर व्यापार, और इन सभी के लिए उन्हें जरूरत थी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने की, जिससे वे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि किसी भी व्यापार में एक वाहन की क्या भूमिका होती है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में बहुत से माल ढोहक वाहन और कारें बनाई जाने लगीं, जिस वजह से कार भी उस समय यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा बिकने लगी थी। इसी को देखते हुए भारतीय बाजार भी समझ चुका था कि हो ना हो कुछ दिनों में भारत में भी कारें बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएंगी। इसलिए बहुत से भारतीय उद्योगपति इसके बारे में विचार करने लगे। पर दोस्तों, आजादी के बाद भारतीयों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वे कार को खरीद पाए। इसलिए सरकार भी चाहती थी कि एक ऐसी कंपनी हो जो सस्ते और अच्छे दामों में बाजार में अपनी कार को लॉन्च कर पाए। दोस्तों, फिर इसी के चलते जन्म हुआ मारुति नाम की कार कंपनी का। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से मारुति की शुरुआत हुई है, तब से आज तक मारुति ने भारत में 2 करोड़ से ज्यादा कार्स को बेचा है। और भारत में जब भी 2 कारें बिकती है ना, उसमें से एक कार मारुति की होती है। और आज के समय में भारत के कार मार्केट में मारुति का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे भारत के कार मार्केट का बादशाह बन गया मारुति। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में मारुति का पूरा इतिहास जानने के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1970 में, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी मारुति टेक सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जाती है। शुरुआत में ये कंपनी कार मैन्युफैक्चरर नहीं थी, बल्कि ये एक टेक सपोर्ट कंपनी थी जो कि कार को कैसे बनाया जाता है, कार की डिजाइन और कार के अन्य भागों को एकत्रित करने की जानकारी देती थी। फिर आया 4 जून 1971 का दिन, जब कंपनी एक्ट के अनुसार इसी कंपनी का नाम बदलकर मारुति लिमिटेड रख दिया गया था और इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया था तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये कंपनी एक ऐसी कार बनाए जो कि हर एक भारतीय अफोर्ड कर सके और साथ ही इससे किसी बाहरी कंपनी के भारत में पैर जमाने का मौका न मिले। दोस्तों, संजय गांधी कंपनी के एमडी तो बन गए थे, पर उनके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर का ज्यादा नॉलेज नहीं था। फिर भी उन्होंने इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए और उन्होंने उस समय की मशहूर कार मेकिंग कंपनी फोर्ड और वॉक्सवैगन से मदद भी मांगी थी, पर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि उस समय भारत में अकाल की स्थिति थी। इसलिए कंपनीज को भारत में अपनी पूंजी डूबने का डर था। कई जानकारों के मुताबिक संजय गांधी जी ने मारुति को एक बेहतरीन ब्रांड बनाने के लिए एक प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाया था, पर किसी वजह से वो कभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। और फिर कुछ समय के बाद चुनावों की वजह से संजय गांधी जी सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे थे, जिस वजह से धीरे धीरे कंपनी से जुड़े लोगों को पता चल गया कि संजय गांधी अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन उस समय उनको पद से हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर 1977 में जनता सरकार केंद्र में आ गई, जिस वजह से इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि मारुति सुजुकी की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 24 फरवरी 1981 में भारत सरकार और डॉक्टर वेंकटरमन कृष्णमूर्ति के सहायता से इस कंपनी को फिर से खोला गया और इसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड रखा गया। फिर इस कंपनी को कामयाब बनाने के लिए 1.5 साल के बाद 2 अक्टूबर 1982 में एक जापानी कंपनी सुजुकी मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया। इस वेंचर में लिखा गया कि जापान से 40,000 गाड़ियां भारत में इंपोर्ट की जाएंगी। दोस्तों, शुरुआत में तो कारें जापान से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन फिर 19 दिसंबर 1983 में हरियाणा गुड़गांव में पहली बार मारुति की फैक्ट्री की स्थापना की गई और इसी महीने भारत की सबसे आइकॉनिक कार मारुति 800 को लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये कार भारत की कार मार्केट में इतनी आइकॉनिक थी कि इसके पहले ग्राहक श्री हरपाल सिंह को इंदिरा गांधी जी ने खुद इस गाड़ी की चाबी दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कई इतिहासकारों के मुताबिक 70 के दशक में पीपुल्स कार का सपना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देखा था। इस कार के डिजाइन और उत्पादन के लिए विशेष अनुबंध उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से पैसों की कमी की वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन 1980 में संजय गांधी की अचानक मृत्यु के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वर्ष 1983 में अपने लॉन्च के वक्त इसकी कीमत करीब 52,500 रुपए थी। बेहद कम दाम होने के कारण ये कार उन लोगों की पहली पसंद बनी जो बरसों तक कार इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे कि कार केवल ऊंचे लोगों के लिए बनी होती है। आपको बता दें, 1983 से अब तक ये कार 27 लाख से ज्यादा बिक चुकी हैं।
फिर एक साल बाद 1984 में मारुति 800 वाली इंजन के साथ मारुति ने लॉन्च किया उनका दूसरा बड़ा सक्सेस मारुति ओमिनी। इन दोनों कार की वजह से हरियाणा फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन 40,000 से भी ज्यादा हो गई थी। 1985 में मारुति ने उनकी ऑफ रोड कार SJ410 इंजन के साथ मारुति जिप्सी को लॉन्च किया था और देखते ही देखते जिप्सी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। दोस्तों फिर 1985 में मारुति ने अपनी मारुति 800 मॉडल को रिडिजाइन करके मार्केट में लॉन्च किया और मारुति की प्रोडक्शन हर साल 1 लाख से भी ज्यादा होने लगी और इन तीनों गाड़ियों ने मारुति को मार्केट डोमिनेटर बना दिया। अब 1987 में मारुति की पार्टनर सुजुकी ने अपना शेयर कंपनी में बढ़ाकर 26% से 40% कर लिया और इसी के साथ अब मारुति वेस्टर्न देशों में भी अपनी गाड़ी बेचने के लिए तैयार हो गई थी। और फिर इसी के चलते पहली बार मारुति ने हंगरी में 500 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया। 1989 में मारुति ने अपना पहला सेडान कार मारुति 1000 को लॉन्च किया और ऐसे ही मारुति हर एक टाइप की गाड़ी बनाती जा रही थी और देश दुनिया में मशहूर होती जा रही थी। इसी वजह से सुजुकी मोटर्स ने अपना शेयर 40% से बढ़ाकर 50% कर लिया और अब इस कंपनी का नाम मारुति सुजुकी रख दिया गया। 1991 के बाद मारुति सुजुकी ने भारत में कई सारी गाड़ियों को लॉन्च किया। 1993 में जेन और 1994 में हिस्टिया शामिल थी। दोस्तों इसके बाद मारुति ने 1999 में उनकी सबसे सक्सेसफुल कार वैगन आर को लॉन्च किया। आपको बता दें कि आज 20 साल से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी गाड़ी आज तक चल रही है। साल 2000 में मारुति वो पहली कंपनी थी जिसमें पहली बार कस्टमर के लिए कॉल सेंटर की सुविधा दी गई और उसी साल उन्होंने अपने न्यू ऑल्टो को लॉन्च किया। फिर 2002 में मारुति ने सब्सिडियरी को लॉन्च किया, मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड और मारुति इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, जहां पे मारुति कंपनी कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती थी और 2005 तक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस इंश्योरेंस को ले लिया। मारुति की इसी कामयाबी की वजह से सुजुकी मोटर्स ने कंपनी में अपना शेयर बढ़ाकर 54% कर लिया। दोस्तों फिर 2003 में मारुति ने ग्रैंड विस्टारा XL7 को लॉन्च किया, जो कि एक CBU या फिर कंप्लीट बिल्ड यूनिट थी, जिसके कारण इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि इसी साल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE में मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम इनलिस्ट हुआ, जहां से उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। 2004 तक मारुति 800 को पीछे छोड़कर मारुति ऑल्टो मारुति की सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई। दोस्तों फिर 2005 में मारुति ने अपनी पहली हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट को लॉन्च किया, जो कि आज भी भारत का हाईएस्ट सेलिंग हैचबैक कार है। 2006 में सुजुकी के साथ मारुति की एक और एग्रीमेंट साइन हुई, जहां मारुति सुजुकी को अब मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल लिमिटेड से जाना जाने लगा और इसी साल मारुति की भारत में 2 और फैक्ट्रीज की स्थापना की गई, जहां पर भारत में ही कार इंजन बनाए जाने लगे। दोस्तों मारुति ने 2007 में 2 और गाड़ियां लॉन्च की, वो थी मारुति ग्रैंड विस्तारा और मारुति जेन स्टेलो, पर वो दोनों कार फेल हो गई थी। दोस्तों फिर 2008 में मारुति ने उनकी और एक सक्सेसफुल कार मारुति स्विफ्ट डिजायर को लॉन्च करके मार्केट में कमबैक किया। फिर 2010 में मारुति ने ऑल्टो K10 और मारुति इको को लॉन्च करके भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड बनाया। पर दोस्तों इसी साल मारुति के साथ एक काफी बुरा हादसा हुआ। 18 जुलाई को उनके प्लांट में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ और इसी के चलते फैक्ट्री में आग लग गई। इसके चलते मारुति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और काफी लोग घायल भी हुए। 20 जुलाई को इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और इससे मारुति को हर दिन 75 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। पर 2012 में 21 अगस्त को उसको फिर से खोल दिया गया। दोस्तों 2016 में मारुति सुजुकी की पहली SUV विस्तारा ब्रीजा को लॉन्च किया गया, जो कि आज भी एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कार है।